मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल हुए। यह बैठक आज हुई और इस सर्वदलीय बैठक के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हृदय नारायण दीक्षित की तरफ से अध्यक्षता की गई बैठक की और उसमें साफ तौर पर सभी दलों से यह अपील की गई है कि सत्र को सुचारू और बेहतर तरीके से चलाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्र को बिठाया जा रहा है, उस उद्देश्य को पूरा किया जाए, जनता के हित के काम किए जा सके। हालांकि ये बजट सत्र है और इसमें बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की कल से शुरुआत हो रही है और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। हृदय नारायण दीक्षित की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई। तो कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज सर्वदलीय बैठक की तस्वीर क्या रही, क्या बातचीत हुई, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आज जहां कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक की, साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक में भी शामिल हुए, जिसमें मुख्य मुद्दा यही था कि जो कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की चीजें हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से रखी जाएं, ताकि कहीं न कहीं जो सदन का महत्वपूर्ण समय है वो चर्चा में जाए, ना कि हंगामे में। जिसमें विपक्ष के भी सभी नेताओं से ये आग्रह सरकार द्वारा किया गया कि आप अपनी बात को रखें, जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी ऐसे विषय हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी विषयों पे सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी भी विस्तार से देने के लिए तैयार है। जो शंकाएं हैं विपक्ष की, उन शंकाओं पर भी सरकार चर्चा कराने को तैयार है। लेकिन कोई भी हंगामा सदन में उस दौरान न किया जाए जिस दौरान में राज्यपाल का अभिभाषण हो, साथ ही साथ में जब बजट पर चर्चा हो रही हो। तो कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो भी सदन की कार्यवाही हो वो शांतिपूर्ण ढंग से चले और सदन जितने भी दिन चल रहा है उतने दिन निर्बाध रूप से सदन को कहीं न कहीं कार्यवाही पूरी की जाए, जिससे जो जनता से जुड़े हुए अध्यादेश सरकार पास कराना चाहती है, साथ ही साथ में जो बजट सत्र को लेकर सरकार चर्चा चाहती है, उन सभी चीजों पर चर्चा हो। जिस पर विपक्ष ने भी मांग रखी है कि बेरोजगारी और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, जिस पर सरकार की तरफ से समय देने का आश्वासन भी दिया गया। वाजपेयी, ये तय है कि बेरोजगारी और किसान के वो मुद्दे रहेंगे जो सदन के अंदर हंगामा शुरू होगा। उनके द्वारा सभी उन विषयों पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया, जिसको कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाया गया और जिसमें यह कोशिश उनकी तरफ से की गई कि इन सभी विषयों पर सरकार बिंदुवार जवाब दे। तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर हम कहें कि एक सहमति बनाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से सदन को सुचारू चलाया जाए और जिसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर चर्चा भी हो और अध्यादेश भी पास हो जाए और बजट सत्र भी उत्तर प्रदेश का पूर्ण हो। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। किसान आंदोलन पर सरकार को घेरने की तैयारी है। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। तो राज्यपाल फिलहाल बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। किसान आंदोलन पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। बजट सत्र की तैयारी कर ली गई है। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र और उसके बाद 22 तारीख को यह बजट देश के आगे रखा जाएगा। तो बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए गए हैं। किसान आंदोलन पर सरकार को घेरने की तैयारी भी की गई है। तो यूपी के पहले बजट में एक्सप्रेसवे को रफ्तार देगी योगी सरकार। आपको बता रहे कि बजट में यूपी में बन रहे एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी धनराशि की व्यवस्था होगी। यूपी में बन रहे 5 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के काम को बजट के जरिए और रफ्तार देगी सरकार। योगी सरकार अपने चौथे बजट में इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का इंतजाम कर रही है। सरकार के औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं होंगी। तो ऐसे में बजट में एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसमें प्रदेश के अंदर बन रहे 4 बड़े एक्सप्रेस वे को लेकर एक बड़ी धनराशि दी जाएगी। तो इस साल के पहले 6 महीने में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरने लगेंगे, वहीं मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू होना है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ इतने सारे एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है या शुरू होने वाला है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। इसके साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगे गाजीपुर से बलिया तक एक्सप्रेसवे की नई परियोजना भी जल्द शुरू होगी।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था। इसी वजह से एक्सप्रेसवे का काम कोरोना काल के बावजूद तेजी से आगे चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी साल भी होना है। ऐसे में इसके लिए बजट में एक बड़ी रकम की दरकार है। जरूरत पड़ने पर बजट के बाद अगस्त सितंबर में अनुपूरक बजट लाकर रकम का इंतजाम होगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बजट की अगर बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए करीब 1855,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बंदोबस्त होगा। यह रकम एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने में खर्च होगी। यूपीडा 2900 करोड़ रुपए हुडको से कर्ज भी लेगा। जमीन खरीदने में करीब 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार ने 90% जमीन जून तक खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए यह बजट है। जमीन खरीदने में करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट होगा। सरकार ने 90% जमीन जून तक खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के करीब 1855,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बंदोबस्त होगा। यह रकम एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने में खर्च होगी। तो वहीं फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बजट होगा। जी हां, फिल्म सिटी के शुरुआती काम के लिए बजटीय प्रबंधन होगा, यानी कि इन परियोजनाओं के लिए डीपीआर इसी महीने आने वाली है। इसके बाद डेवलपर चयन आकर आगे का काम शुरू होना है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण काम भी इसी साल से शुरू हो जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर में भी जमीन खरीदने के लिए जरूरी रकम का इंतजाम बजट में किया जाएगा। तो तमाम वो परियोजनाएं जो जनता के सरोकार से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, फिल्म सिटी का निर्माण हो, ये तमाम वो काम हैं जिनको जल्द से जल्द सरकार शुरू करना चाहती है। और इस बजट के अंदर इन सबके लिए एक बड़ा प्रबंधन जरूर किया जाएगा, इंतजाम जरूर किया जाएगा। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अगर देखें ये कुछ ऐसे काम, ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर सबकी नजर भी है और सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से गिने जाते हैं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो। बजट से इसको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश को जो है विकास जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको रफ्तार दे, और खासकर मुख्यमंत्री खुद इन सब पर नजर बनाए हुए हैं। और यही कारण है कि जब कोरोना और लॉकडाउन चल रहा था तब भी जो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े, चाहे वो एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हों एवं अन्य प्रोजेक्ट हों, वो उनकी रफ्तार रुकी नहीं, क्योंकि सरकार ने उसके लिए बजट की व्यवस्था की थी 2020-21 के बजट में। और अब 2021-22 का जो बजट कल से शुरू होगा बजट सत्र उत्तर प्रदेश में, और 22 फरवरी को पेश किया जाएगा, उसमें भी ये सरकार जो है बड़ा प्रावधान कर रही है। क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां एक साथ 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उसमें से कई शुरू हो चुकी हैं और कुछ का निर्माण इस साल शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फिल्म सिटी बन रही है, इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट है, साथ ही साथ जो डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसके लिए बड़े स्तर पर बजट में धनराशि सरकार उपलब्ध कराएगी। और अगर जरूरत पड़ी तो अगस्त सितंबर में अनुपूरक बजट लाया जाएगा, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अगले साल। और जाहिर सी बात है, ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनको समय से पूरा कर लिया जाए। और जाहिर सी बात है, इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि इस जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं इनके लिए किसी भी तरह की धन की कमी न हो। इसलिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है ताकि बजट में एक बड़ी धनराशि इन परियोजनाओं के लिए सरकार व्यवस्था करे, ताकि उसका काम न रुके और समय से वो सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि बड़ी परियोजनाएं हैं और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर रोजगार की बात करें या आर्थिक विकास की बात करें या औद्योगिक विकास की, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सरकार की प्राथमिकताओं में ये शामिल है। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए, ताकि जो है इसका लाभ लोगों को मिल सके और उत्तर प्रदेश में जो है इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिले। साथ ही साथ तमाम निवेशक भी उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में, तो उनके लिए भी एक बड़ी जो है सहूलियत हो जाएगी इन परियोजनाओं के पूरी हो जाने से। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं सुल्तानपुर दौरे पर सांसद मेनका गांधी लंबुआ और चांदा ब्लॉक क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। चौपाल लगाकर ग्रामीणों से रूबरू हुई मेनका गांधी। लोगों के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। पीएम पेयजल योजना का भी सभी गांव में विस्तार होगा। मेनका गांधी ने कहा, जब से यहां आई हूं तब से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। तो मेनका गांधी की तरफ से इन बातों का जिक्र हुआ है। लंबुआ और चंदा ब्लॉक का उन्होंने आज दौरा किया और इस दौरान ग्रामीणों से मिलकर बातचीत की, चर्चा की। तो केंद्रीय बजट पर ये बातचीत के लिए चौपाल लगाई गई थी। आज पीएम पेयजल योजना का भी सभी गांव में विस्तार होगा, मेनका गांधी ने कहा। माता जी से ज्यादा नहीं, बस 2 शब्द कहूंगा। ये कभी मत समझना, अगर आप मेरी शक्ल नहीं भी देखते हैं तो ये मत कभी समझना कि मैं आपसे दूर हूँ। मैं कभी, मेरे लिए कोई इतना सा भी करे तो मैं जिंदगी भर भूलती नहीं।
बस मांगने की देर होती है। कभी कभी इंसान कुछ मांगता नहीं है, फिर बाद में कुछ कहता है कि मुझे मिला नहीं। अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, मुझे केवल जब आप मांगेंगे तो काम होगा। जैसे विनोद जी ने कहा कि मेरे घर में आप मांगोगे तो मैं जी जान लगा करके कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त काम हो जाए। कभी कभी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे बस की बात होती है वो फौरन ही हो जाती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के सिसौली में भाकियू की किसान पंचायत शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर किसान पंचायत बुलाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के बलजीत सिंह भी पंचायत में मौजूद हैं। पंचायत में खाप चौधरी और किसानों की भारी भीड़ है। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जौदान भी मौजूद है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के बलजीत सिंह भी पंचायत में मौजूद है। सिसौली के अंदर भारतीय किसान यूनियन की यह महापंचायत बुलाई गई है। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत की अगुवाई में यह किसान पंचायत की जा रही है। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जौदान भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के सिसौली में भाकियू की किसान पंचायत शुरू हो गई है। किसानों के सोचने की बात आ रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का किसान और जब तक 2 घंटे में नुचाक मेवा खरीद कर खड़ा करना ना कर सके हम, इतने हम सक्षम है। जब 1-2 लाख दाम मुताबिक 2-4 घंटे में प्रक्रिया करते तो ट्रैक्टर की किसानों के सोचने की बात आ रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे नरेश टिकैत के आह्वान पर बुलाई गई ये महापंचायत और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बलजीत सिंह भी पंचायत में मौजूद हैं। तमाम खाप पंचायतों के चौधरी यहां पर मौजूद हैं। सिसौली के अंदर भारतीय किसान यूनियन की किसान पंचायत शुरू हो गई है। ये तमाम जगहों पर किसान पंचायतें की जा रही हैं किसान मोर्चे को इकट्ठा करने के लिए और देश के अंदर किसानों की हक की आवाज उठाने के लिए। तो सरकार के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लगातार चल रहा है। संवाददाता सचिन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। सचिन, ये जो एक किसान पंचायत आज है ये शुरू हो गई है सिसौली के अंदर, जरा अपडेट दीजिए कौन कौन वहां पर मौजूद है और भी चल क्या रहा है वहां पर। देखिए, आपको बता दूं कि जो भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत, उनके आह्वान पर सिसौली में ये महापंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में जो काफी प्रदेश से भी काफी नेता आए हैं और पंजाब के बड़े नेता जो बलबीर सिंह राजेवाल हैं वो भी आए हैं। और उसके बाद अभी भाषण चल रहे हैं। जो बलबीर सिंह राजेवाल हैं उन्होंने कहा है कि पूरे देश के किसानों को एकजुट होकर अब लड़ना है। ये लड़ाई अब पीक पर है और इस लड़ाई को हम अंजाम तक ही पहुंचा कर मानेंगे। अभी वहां पर ये कितनी देर और चलेगी पंचायत? देखिए, कुछ देर बाद चौधरी नरेश टिकैत इसमें बोलेंगे और उनके बाद संभवतः कुछ निर्णय लिए जाएंगे और उसके बाद ये समाप्ति की ओर जाएगी। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर रायबरेली से, जहां पर योगी सरकार की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधी हंसराज की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरबाज का यह पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको लेकर लगातार गुंडे माफियाओं की बेनामी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसी के तहत रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरबाज में अपराधी सरगना हंसराज उर्फ बब्बा की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया। आपको बता दें कि हंसराज उर्फ बब्बा ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद कई बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिसे न्यायालय के आदेश पर 2 मंजिला मकान और बाइक को कुर्क किया गया। तो योगी सरकार के अपराधियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंदर गोरवास का मामला। योगी सरकार के अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की यह तस्वीर रायबरेली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपराधी हंसराज की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। ये थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज उर्फ बउआ है, जिसपे करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि एक 2 मंजिला मकान और उसका एक निजी वाहन सम्मिलित है।
इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क कर लिया गया है। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, हंसराज की संपत्तियों को आज कुर्क किया, किस तरह की तस्वीरें वहां पर थीं और क्या क्या कुर्क किया गया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से लगातार देखा जा रहा है कि योगी सरकार में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत जो भी अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया जा रहा है। उसके तहत रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार स्थित एक हंसराज और बउआ नाम का शख्स है, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, छिनैती, SC/ST एक्ट व गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा चुकी थी, जिसपे वो निरुद्ध चल रहा था। इसी पे ऊपर आज ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस प्रशासन मौके पर उसके घर पे पहुंची और वहां पे ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर 2 मंजिला मकान को कुर्क किया गया है। वह एक उसकी पल्सर बारी को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत अगर बात की है तो 1 करोड़ से अधिक उसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। ये एक रायबरेली के लिए बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है पुलिस प्रशासन की। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वही खबर अब लखनऊ से है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर यह अभियान चला। कमिश्नरेट के 5 जोन में की गई कार्रवाई, सड़क और चौराहों से अतिक्रमण हटाया गया। 896 लोगों के खिलाफ 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 513 अतिक्रमणकारियों पर का धारा 290 के तहत चालान काटा गया। तो सड़क और चौराहों से अतिक्रमण लखनऊ में हटाया गया। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। 896 लोगों के खिलाफ 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। खबर कन्नौज से है अब, जहां पर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। जी हां, खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर कोशिश की है आत्मदाह की। कोतवाल की प्रताड़ना से परेशान थी महिला। आरोपी विनोद मिश्रा पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने पीड़ित महिला के पति पर भी दर्ज किया है केस। पीड़िता की तहरीर पर डीएम और एसपी ने शुरू की कार्रवाई। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, जहां पर एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। आरोपी विनोद मिश्रा पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने पीड़िता के पति पर भी केस दर्ज किया है। तो महिला ने तंग आकर आज आत्मदाह का प्रयास किया। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कन्नौज की तहसील तिरवा में आज एक महिला, जिसका नाम निर्मला देवी है, पत्नी अजीत उर्फ टिंकू आई थी। अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में वह सीओ तिरवा से वार्ता कर रही थी कि अचानक से उसने अपने बैग में से एक ज्वलनशील पदार्थ की बोतल निकाली और उसको अपने और सीओ के ऊपर उड़ेलने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों द्वारा मौके पर तत्परतापूर्वक उसको कार्रवाई करते हुए उसको रोक लिया गया। जानकारी प्राप्त हुई है कि जो महिला का पति है अजीत उर्फ टिंकू, वो थाना छिबरामऊ का हिस्ट्री सीटर है और टॉप 10 अपराधी भी है। उसके ऊपर 12 मुकदमे थाना छिबरामऊ में दर्ज है, जिसमें चोरी, लूट, नकबजनी, हत्या के प्रयास एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमे शामिल हैं। कन्नौज हैं कि लगातार परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था। संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी विवेक, क्या मामला है? महिला को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिस तरह के आरोप लगाए महिला ने। बताएं, महिला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भारापुर की रहने वाली है, जहां पर महिला को बराबर परेशान किया जाता था। इसके पति के ऊपर लगभग 1 दर्जन केस हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन जो कि छिबरामऊ कोतवाल द्वारा महिला को बुलाया जाता था, उसे परेशान किया जाता था। कहीं ना कहीं महिला का आरोप है कि बराबर पैसे की मांग की जाती थी, जिसको लेकर आज तिरवा तहसील में तहसील दिवस चल रहा था। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारी जिले के थे। वहां पर महिला पहुंचकर एक ज्वलनशील पदार्थ, वो तिरवा सीओ से बात कर रही थी, तभी ज्वलनशील पदार्थ निकाला और सीओ के ऊपर कुछ अपने ऊपर डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। वही पुलिस खड़े थे पास में ही पुलिसकर्मी, उन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया, जिसे आग ना लग पाई, उससे पहले ही काबू कर लिया महिला को। लेकिन महिला का बराबर लगातार यही आरोप है कि कहीं ना कहीं उसे
उसके पति के ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको लेकर उसे परेशान किया जाता है, उससे मोटी रकम की मांग की जाती है केस खत्म करने को लेकर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर मेरठ से, जहां पर सीसीटीवी में कैद ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। ग्राहक बनकर गए चोरों ने की चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2 महिलाओं समेत एक युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने दर्ज कर दिया है केस। तो ग्राहक बनकर गए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 महिलाओं समेत एक युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों को गिरफ्तारी होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। तो वहीं बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बच्चों के विवाद के बाद 2 गुटों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के कायस्थवाड़ा मोहल्ले की घटना है। तो 2 गुटों के बीच में यह खूनी संघर्ष हुआ। उसी दौरान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 2 गुटों के बीच झड़प हुई। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी समारोह के दौरान सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर कार के सनरूफ पर दुल्हन डांस कर रही थी और तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने दर्जनों लोगों को उसी वक्त रौंद दिया। सड़क हादसे का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सड़क हादसे में एक का यहां पर कार की टक्कर की वजह से मौत हुई है एक व्यक्ति की, और 12 लोग घायल हुए हैं। नई मंडी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।